गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA थर्ड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूरोपियन जातियों के आगमन के समय भारत की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति क्या रही है। कल के वीडियो में हमने यूरोपियन जातियों के आगमन के क्या कारण रहे, कौन कौन सी यूरोपियन जातियां भारत में प्रवेश किया जिन्होंने, जैसा कि भारत में पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए, इसके पश्चात अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, डच 1602 ईस्वी में आए, डैनिश 1616 ईस्वी में, और इसके पश्चात भारत में फ्रांसीसियों का आगमन जो कि 1664 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार भारतीय जो था उस समय आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश रहा था, जिससे आकृष्ट होकर ही ये यूरोपियन जातियां भारत में प्रवेश कर गई और व्यापार के माध्यम से इन्होंने काफ़ी लाभ भी कमाया। इन यूरोपियन जातियों में सबसे अधिक लाभ में अंग्रेज और फ्रांसीसी रहे थे। तो यूरोपियन जातियों के आगमन के समय भारत की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति जैसा कि सामान्य ही थी, लेकिन इस समय राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका था। इस समय राजनीतिक उथल पुथल का दौर इस समय शुरू हो चुका था। राजाओं का आपस में संघर्ष, पुत्रों की दावेदारी के कारण राजनीतिक उथल का दौर चल रहा था इस समय। इसलिए अंग्रेजों को भारत में शासन स्थापित करना काफ़ी आसान लगा और इसी फूट का लाभ उठाकर ही अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना आसानी से कर ली थी, क्योंकि उस समय राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। राजा जो लोग थे वे आपस में सत्ता के लिए और पुत्रों की दावेदारी के कारण इनमें संघर्ष की संभावना बढ़ चुकी थी, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया और यहाँ अर्थात भारत में शासन स्थापित करने का इन्हें एक मौका मिल गया था। तो यूरोपियन जातियों के आगमन के समय जो राजनीतिक दशा सामान्य थी, भारत में यूरोपियन जातियों के आगमन का जो क्रम, जैसा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसके पश्चात अंग्रेज, फिर इसके पश्चात डच, फिर डैनिश और इसके पश्चात फ्रांसीसियों का आगमन भारत में हुआ। व्यापार के माध्यम से इन्होंने अच्छा लाभ कमाया। भारत में कंपनियों के आगमन में सबसे पहला जो व्यापारी था वह था वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था और उसी ने ही सबसे पहले व्यापार के माध्यम से अपने देश में ढेर सारा जो मसाला था वो भारत से खरीद कर ले गया था। और उस समय मुगलों के सिंहासन पर जहांगीर का शासन था। जैसा कि वास्को डी गामा भारत से अत्यधिक मात्रा में मसाला खरीद कर ले गया था और वह इस व्यापार के माध्यम से अत्यधिक लाभ में रहा था। इसके अलावा उस समय जैसा कि मुगलों के सिंहासन पर जहांगीर आसीन रहा था, उसका जो प्रभाव था दक्षिण भारत के कई बंदरगाहों तक हो गया था। जहांगीर से लेकर शाहजहां और औरंगजेब के समय में
पूरी तरह से जो व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न रही थी। जहांगीर से लेकर शाहजहां और शाहजहां से लेकर औरंगजेब के समय में अंग्रेज पूरी तरह से व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न रहे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य के पतन की जो प्रक्रिया थी वह अब प्रारंभ हो गई थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल पड़ा। औरंगजेब की नीतियों के कारण इस समय केंद्रीय सत्ता काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी और देश में विभिन्न अर्ध स्वतंत्र और स्वायत्तशाली राज्यों का उस समय उदय हो गया। चारों ओर लूटमार का वातावरण बना हुआ था। मुगलों के पतन से उत्पन्न हुई राजनैतिक शून्यता को भरने के लिए मराठे सामने आए, लेकिन इसी दौरान अफगानी आक्रमणों ने और मराठों की आपसी फूट ने इस समय मराठा शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। जैसा कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। मराठों की आपसी फूट के कारण ही इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से पराजित होते हैं और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी रहते हैं। और इस प्रकार यूरोपियन देशों से आई हुई जो कंपनियां इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने और एक दूसरे को उन्मूलित करने के लिए अब इनमें जबरदस्त प्रतिद्वंदिता चल पड़ी। अंत में अंग्रेज ने न केवल डचों और फ्रांसीसियों को ही भारत से उन्मूलित किया, बल्कि इन्होंने मराठों, हैदराबाद, मैसूर, बंगाल आदि राज्यों के स्थानीय शासकों को भी पराजित करके अपनी राजनीतिक शक्ति की सर्वोच्चता इन्होंने सिद्ध की थी और अपने लक्ष्य उद्देश्य में अंग्रेज काफ़ी सफल भी रहे थे। उन्होंने मराठों की इसी आपसी फूट का लाभ उठाकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार यूरोपियन जातियों के आगमन से पूर्व जो राजनीतिक दशा जो थी वो इस प्रकार से रही थी। आइए हम देखते हैं राजनीतिक दशा के पश्चात यूरोपियन आगमन के समय भारत की आर्थिक दशा किस प्रकार से रही थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत जो है एक आत्मनिर्भर देश था। यहाँ की जो कृषि थी उन्नत अवस्था में रही थी। किसान ऋण मुक्त और उद्योग उस समय जो थे काफ़ी विकसित अवस्था में थे। लघु कुटीर उद्योग धंधों का इस समय प्रचलन था। साथ ही विदेशी व्यापार भी संतुलित अवस्था में ही था। किंतु अंग्रेजों ने यहाँ आकर अपनी नीतियों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करके रख दिया। अंग्रेजों ने धन निष्कासन के माध्यम से भारत का अत्यधिक जो धन है वह भारत से इंग्लैंड की ओर विभिन्न साधनों के द्वारा पहुंचाया, जिससे कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती चली गई। तो सही कहा गया है कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को गरीब बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जो भारत था आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर देश रहा था। तो इस प्रकार 1600 ईस्वी से स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत पर पड़े उपनिवेशवाद के प्रभाव को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी
ईस्वी तक। और नंबर 2 है 1757 से 1947 ईस्वी तक उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव रहा था। तो नंबर 1 है 1600 से 1757 ईस्वी तक उपनिवेशवाद का प्रभाव। इसके अंतर्गत व्यापारी केंद्र, दादरी प्रथा और भारतीय मार्ग पर प्रतिबंध बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 व्यापारिक केंद्र। उस समय भारत में सूरत, भड़ोच, कालीकट, इसके अलावा कोचीन, आगरा आदि प्रमुख रूप से व्यापारिक केंद्र थे। अधिकांश जो व्यापार है यहीं से किया जाता था। नंबर 2 है दादरी प्रथा। भारत व्यापार की दृष्टि से उस समय एक उन्नत देश था। विदेशी व्यापारी भारतीय उत्पादकों एवं शिल्पियों को जो पैसा है पेशगी के रूप में दिया करते थे। इस प्रथा को दादरी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस प्रथा को दादरी प्रथा के नाम से जाना जाता है। भारत व्यापार की दृष्टि से एक उन्नत देश था। विदेशी व्यापारी भारतीय उत्पादकों और शिल्पियों को पेशगी के रूप में धन देते थे। इस प्रथा को दादरी प्रथा के नाम पर जाना गया था। नेक्स्ट है भारतीय माल पर प्रतिबंध। तो इस प्रकार भारतीय कपड़े की श्रेष्ठ किस्म होने के कारण विदेशी कपड़ा उद्योग जो है इस समय काफी संकट में आ गया था। विदेशी कपड़े की मांग काफी घटने लगी थी, जिससे भारतीय कपड़ों की मांग अब बढ़ रही थी। विदेशों में भी अनेक कपड़े की मिलें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। बेरोजगारी अर्थात मजदूर बेकार होने लगे थे। सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व जो था उसमें भी अब भारी गिरावट देखी गई। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपड़े पर प्रतिबंध लगाने का निश्चय कर लिया। साधारण सूती कपड़े पर 15% शुल्क लगा दिया गया। यह प्रतिबंध सूती कपड़े पर लागू नहीं था। एक अन्य नियम के अनुसार भारतीय सूती कपड़े के बेचने पर 20 पाउंड और इसके पहनने वाले पर 5 पाउंड जुर्माना निर्धारित किया गया। यहीं से भारत का विदेशी व्यापार जो था असंतुलित अवस्था में प्रारंभ हो गया था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय माल पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण अव्यवस्था उत्पन्न हुई। अब नंबर 2 है 1757 से 1947 ईस्वी तक उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव रहा। इसमें फर्स्ट है लघु कुटीर उद्योगों का विनाश। जैसा कि 1700 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक ब्रिटिश कंपनियों ने अन्य विदेशी कंपनियों पर अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता इस समय सिद्ध कर दी थी। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध, जो कि अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। सिराजुद्दौला लड़ता हुआ पराजित हुआ, मारा गया था। उनका अंग्रेजी शासन का प्रभाव इस समय काफ़ी बढ़ने लगा और 1764 ईस्वी में अंग्रेज बक्सर के युद्ध में भी विजयी रहते हैं और बंगाल के नवाब मीर कासिम बक्सर के युद्ध में पराजित होता है। अंग्रेज व्यापारियों के साथ ही शासक भी अब बन बैठे थे। अंग्रेज जो कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन प्लासी और बक्सर के युद्ध में विजयी होने के पश्चात अब ये शासक भी बन बैठे और इन्होंने भारत का जमकर आर्थिक शोषण करना जारी रखा।
जिसके कारण गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी इस समय काफ़ी बढ़ने लगी थी। भारत में मुक्त व्यापार का आदेश तो उन्हें पहले से ही प्राप्त था। फर्रुखसियत से अंग्रेजों को भारत में निःशुल्क व्यापार करने की छूट मिली हुई थी। अब ये शासक बनने का स्वप्न भी देखने लगे थे और इन्होंने व्यापार के माध्यम से अब अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था। अपनी इच्छा अनुसार व्यापारिक नीति का निर्धारण किया। दादनी प्रथा का व्यापक पैमाने पर प्रयोग करके भारतीय उत्पादों को इन्होंने बंधक बना लिया। भारत को विदेशी माल का आयात करने के लिए बाध्य किया गया, जबकि यह विदेशी माल भारत में उपलब्ध कच्चे माल से ही तैयार होता था। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड में जाता था, यही कच्चा माल पक्के माल के रूप में परिवर्तित होता था और भारत में आकर अच्छी कीमतों पर बेचा जाता था, जिससे कि अंग्रेज अत्यधिक लाभ में रहे थे। अंग्रेज कंपनी जो अब यहाँ के शासन प्रबंध में भी अब हस्तक्षेप करना इन्होंने जारी रखा। सर्वत्र इनका बोलबाला था। अंग्रेजों ने लघु कुटीर उद्योग धंधों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि इनकी नीतियों के चलते भारत में लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट होने लगे थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों की नीति यहाँ के परंपरागत उद्योगों को समाप्त करने की ही रही। सूती कपड़े और हस्तशिल्प की वस्तुओं पर 70 से 80% का आयात शुल्क लगा दिया गया था। अंग्रेजों की नीति के परिणाम स्वरूप ही इंग्लैंड निर्मित सूती कपड़ा भारतीय बाजार में काफ़ी छा गया। यहाँ के बुनकरों को बंधुआ मजदूर बना लिया गया। सूती कपड़ा तैयार करने और उसकी खरीद का एकाधिकार अब कंपनी के हाथ में था। इस प्रकार भारतीय संपत्ति पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया, जिससे ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति के विकास में काफ़ी सहायता भी मिली थी। इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अनेक उद्योग धंधों की भारत में स्थापना की। नंबर 2 है औपनिवेशिक शोषण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक शोषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब अंग्रेजों को भारत में संपत्ति खरीदने का जो अधिकार प्राप्त हो गया था। इससे पूर्व अंग्रेजों को भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं था। इस अधिकार के मिलते ही अंग्रेजों ने यहाँ पर जमीनें खरीदना शुरू कर दिया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण व्यापक पैमाने पर कच्चे माल की आवश्यकता थी, जो कि अंग्रेजों को भारत से ही प्राप्त हो सकता था। भारत में जमीनें खरीदकर अंग्रेजों ने कच्ची कपास, नील, अफीम, पटसन और चाय का उत्पादन किया। इन उत्पादक क्षेत्रों में यहाँ के मजदूरों को बंधुआ बनाकर अंग्रेजों के द्वारा इनका जमकर शोषण भी किया गया। इस प्रकार अंग्रेजों की इस व्यापारिक नीति के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होकर रह गई थी और किसान अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए और दिन प्रतिदिन किसानों की जो दशा थी वह अब दयनीय होती जा रही थी। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने भारत का जमकर आर्थिक शोषण किया। इनके द्वारा भू राजस्व नीतियां चलाई गई थी, जिनमें कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी प्रथा और मेहरबारी प्रथा प्रमुख रूप से रही। इन भू राजस्व व्यवस्थाओं को स्थापित करने के पीछे अंग्रेजों का लक्ष्य यही था कि भारत का अत्यधिक शोषण किया जाए और यहाँ के किसानों से अत्यधिक लगान लेकर अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी भू राजस्व नीतियों के चलते
स्थायी बंदोबस्त प्रथा शुरू की थी। स्थायी बंदोबस्त प्रथा जो कि जमींदारी प्रथा के नाम से जानी जाती है, जमींदारी प्रथा के नाम से जानी जाती है। इस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ समझौता किया और उन्हें भूमि का वास्तविक मालिक मान लिया गया और उनके साथ समझौते के द्वारा निश्चित लगान की राशि राजकोष में जमा करने के लिए बाध्य किया गया। इस प्रथा के कारण किसानों का शोषण काफी बढ़ गया था। जमींदार वर्ग अब किसानों का शोषण करने लगा था। तो 22 मार्च 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की। इसके द्वारा जमींदार को भूमि का वास्तविक मालिक माना गया। इससे वंश परंपरागत रूप से इन्हें जमींदार के अधिकार प्राप्त हो गए। अंग्रेजों के इस कदम से अंग्रेजों के स्वाभिमान जो जमींदार वर्ग था इसका अभ्युदय हुआ। इस बंदोबस्त के अंतर्गत लगान वसूली का 89% भाग कंपनी का होता था और 11% जो भाग था वह जमींदारों का था। किसान अब जमींदारों पर आश्रित हो गए। आगे चलकर यह व्यवस्था बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू की गई थी। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप न केवल कृषि उत्पादन में ही वृद्धि हुई बल्कि कृषि भूमि में भी वृद्धि हुई, जिससे बंगाल के उद्योग व्यापार को काफ़ी लाभ मिला। इससे सरकार को भी अत्यधिक लाभ हुआ। अब इनकी वार्षिक आय निश्चित हो गई। राजस्व प्रशासन की समस्या स्वतः ही समाप्त हो गई थी। तो इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त के द्वारा अंग्रेजों ने भारत का जमकर आर्थिक शोषण किया। जो किसान थे वे जमींदारों के चंगुल में फंस गए और जमींदारों ने किसानों का जमकर शोषण किया, जिससे किसानों की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। नेक्स्ट है रेतवारी प्रथा। अंग्रेजों ने रेतवारी प्रथा भी शुरू की। जमींदारी प्रथा के पश्चात अर्थात स्थायी बंदोबस्त के पश्चात अंग्रेजों ने रेतवारी प्रथा प्रारंभ की। इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेजों ने जमींदारों की बजाय किसानों से समझौता किया और निश्चित लगान की राशि चुकाने के लिए इन्हें बाध्य किया गया। इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। इस व्यवस्था में सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों से एक निश्चित लगान की राशि वसूल किया करती थी। स्थानीय वंश परंपरागत अधिकारी इसे एकत्रित किया करते थे। राज्य उपज का 50% प्राप्त होता था। इस व्यवस्था से न तो किसान के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित थे और न ही उन्हें कोई विशेष लाभ प्राप्त हो पाया। भूमि का स्वामित्व राज्य के पास ही था, जो जमींदार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली था। वह भू राजस्व में वृद्धि भी कर सकता था और उन्हें भूमि से वंचित भी किया जा सकता था। समय पर लगान न चुकाने पर किसानों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ती थी। इसके पश्चात अंग्रेजों ने रेतवारी प्रथा के पश्चात अंग्रेजों ने महलवारी प्रथा शुरू की थी। इस व्यवस्था के अनुसार गांव को एक महल माना गया और गांव का एक मुखिया चुन लिया गया, जो कि पूरे गांव के लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी था। इसे भागीदारों का समूह भी कहा गया है। सभी किसान मिलकर जो कि अपने मुखिया को लगान चुकाते थे और मुखिया जो लगान समय पर अंग्रेजों को निश्चित अवधि में अदा करता था। सभी जो किसान थे एक दूसरे का सहयोग करते थे और लगान की राशि एक दूसरे के सहयोग के द्वारा समय पर मुखिया को जमा करवाते थे और मुखिया के द्वारा लगान अंग्रेजों को जमा करवा दिया जाता था। इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने 1822 ईस्वी में
गंगा की घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और मध्य भारत के कुछ भागों तथा पंजाब में लागू किया था। इस व्यवस्था में भी एक निश्चित लगान की राशि समय पर चुकानी होती थी। भू राजस्व या स्थानीय गांव के जमींदार तथा उसके वंश क्रमानुगत राजस्व एकत्रित करने वालों से अथवा महाल अर्थात कुछ गांव को मिलाकर महाल बनता था के जमींदार अथवा भू राजस्व एकत्रित करने वाले वंशानुक्रमगत अधिकारी से निश्चित किया जाता था। तो इस प्रकार महलवारी प्रथा का उद्देश्य भी किसानों से अधिक लगान वसूल करना रहा था। अंग्रेजों की इन 3 भू राजस्व व्यवस्था के कारण भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ती चली गई। किसानों का शोषण अधिक होने लगा, जिससे दिन प्रतिदिन किसानों की दशा बिगड़ने लगी थी। नेक्स्ट है भारतीय कृषि का व्यापारीकरण। भारतीय कृषि का व्यापारीकरण। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कृषि का व्यापारीकरण करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में भारत में स्वावलंबी कृषि की जाती थी, किंतु अब उन वस्तुओं की खेती को बढ़ाया गया जिनको ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकता थी अथवा जिन्हें यूरोप के बाजार में बेचकर अच्छा लाभ अर्जित अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। अतः कपास की खेती पर इस समय विशेष ध्यान दिया गया। कपास बोई जाने लगी। नील, कॉफी और चाय की खेती पर इस समय विशेष ध्यान दिया गया। कृषि के व्यापारीकरण के परिणाम स्वरूप कुछ उद्योग धंधे खुले और इसके साथ साथ निर्यात में भी काफ़ी वृद्धि हुई, किंतु इसके प्रभाव से कृषि में कोई सुधार या लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। अब खाद्यान्न कम होने लगा और यहाँ की जनता को भोजन की जो समस्या थी अब उत्पन्न होने लगी थी। इसके अलावा देश में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गई थी। नेक्स्ट है बेरोजगारी में वृद्धि। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति के परिणाम स्वरूप ही भारत के अनेक लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हुए थे तथा अंग्रेजों ने अपने लाभ को बढ़ाने के लिए भारत में अनेक बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना की थी, जिससे भारत में लघु कुटीर उद्योग धंधों के नष्ट होने के साथ ही बेरोजगारी में काफ़ी वृद्धि हुई थी, जिससे भूखमरी काफ़ी बढ़ने लगी थी। कृषि पर भी प्रभाव नकारात्मक ही रहा था। नेक्स्ट है भारत में पूंजी निवेश। यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अंग्रेजों को भारत में पूंजी लगाने की अब आवश्यकता महसूस होने लगी थी। उनको भारत में पूंजी लगाने की न केवल सुविधाएं प्राप्त थी, बल्कि यहाँ पर श्रम भी कम मूल्य पर प्राप्त होता था। श्रमिक कम मूल्य पर, मजदूरी पर अथवा वेतन पर यहाँ उपलब्ध हो जाया करते थे। अतः अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रेल, सड़क, परिवहन, डाकतार, बैंक और बीमा कंपनियों और बड़े बड़े बागानों में बड़े बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया, जिसके कारण अंग्रेजों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर जिससे कि नियंत्रण स्थापित हो जाए और भारतीय बचत का 75% जो है अंग्रेजी बैंकों में अब जमा होने लगा। नेक्स्ट है उद्योगों का विकास और पूंजीपति वर्ग। तो द्वितीय महायुद्ध के समय भारत में अनेक उद्योगों का विकास हुआ। मुख्य रूप से चाय, कॉफी, सूती वस्त्र, जूट, कोयला, लोहा, इस्पात, शक्कर, तेलों के बीज आदि से संबंधित अनेक नए उद्योग अब विकसित किए गए थे। अंतिम है पूंजीपति वर्ग। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के विकास के परिणाम स्वरूप ही भारत समाज में एक नवीन वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, किंतु औद्योगिक विकास की गति मंद होने के कारण इस नवीन वर्ग के विकास की गति काफ़ी मंद थी।
देश में पूंजी का अभाव था और पूंजी वृद्धि के लिए कोई लाभकारी स्रोत इस समय उपलब्ध नहीं थे। बैंक और संयुक्त कंपनियां अंग्रेजों की थी। यह ब्रिटिश पूंजीपतियों और उत्पादकों को ही विशेष सुविधाएं प्रदान करती थी, जिससे अधिकतम लाभ अंग्रेजों को ही मिल पाता था और भारतीयों को वे प्रोत्साहन नहीं देते थे। भारतीय उद्योगों में ब्रिटिश पूंजी का निवेश ज़्यादा होता था। भारतीय पूंजी तो नाम मात्र की ही हुआ करती थी। इस प्रकार अंग्रेजों की नीति के चलते ही भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ती चली गई। जबकि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत एक आत्मनिर्भर देश था। लघु कुटीर उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे तथा भारत एक समृद्धशाली देश रहा था। लेकिन ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ ही भारत में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है, यूरोपियन जातियों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक दशा, यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।